सबसे पहले अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के हिसाब से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमें डिफाइन के अंदर ही जाना है, राइट। डिफाइन के अंदर फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे लोड पैटर्न्स, ओके। सो यहाँ से हम टाइप जो सेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ से सेस्मिक ले लेंगे, ओके। और उसके लिए जो कोड है 1893 2016 का कोड है, लेटेस्ट एडिशंस कोड है। और यहाँ पे हम नेम दे देंगे EQ लोड इन X, ओके। अर्थक्वेक लोडिंग इन X डायरेक्शंस के लिए मैंने ऐड किया, ओके। एंड एक मैंने ऐड किया EQ लोड इन Y के लिए, राइट। सो बोथ आर द लैटरल फोर्स। सो वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई लैटरल लोड पे जाएंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम X में अप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ से Y की जो आपका जो डायरेक्शंस होगा उसको हम रिमूव करेंगे। साथ में X की इसेंट्रिसिटी को भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी अप्लाई नहीं करा, मतलब X डायरेक्शन से हमें लोडिंग दिखाना है। टॉप स्टोरी आपका स्टोरी 4 होगा और बॉटम स्टोरी जो होगा बेस होगा। यहाँ पे आपको R की वैल्यू आपको देनी है कि आप स्टैटिक मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं या फिर डायनेमिक मेथड के। तो हम यहाँ पे डायनेमिक मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, ओके। एंड सेस्मिक जोन मैं इसको 3 में कंसीडर कर रहा हूँ, सो 0.16 इसकी वैल्यू हो जाएगी। साइट कंडीशंस का मतलब है कि आपका सॉइल का कंडीशंस क्या है। सो आपको मैंने ऑलरेडी IS कोड में बताया था कि आपको टाइप जो है वो ध्यान रखना है। टाइप फर्स्ट जो है वो आपका हार्ड सॉइल होता है, टाइप 2 जो होता है वो आपका मीडियम सॉइल होता है, टाइप 3 आपका सॉफ्ट और लूज सॉइल। तो मैं यहाँ से मीडियम सॉइल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंस फैक्टर हम जनरली नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे हैं जिसकी ऑक्यूपेंसी 200 से कम है, सो यहाँ से इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 रखेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड अगर आपने कैलकुलेट कर रखा है, राइट, तो आप यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। देन इसके बाद इसको हम ओके करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगेन जाएंगे वाई। सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि बिल्डिंग है वो अनसिमेट्रिकल हो तो उसमें हम इसेंट्रिसिटी यूज करेंगे या नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, अच्छा आपके क्या है कि अगर बिल्डिंग मेरे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, हमें इसेंट्रिसिटी यूज में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ जो मास है, राइट, जिसको हम डैम्पिंग रेशियो हम यूज में लेते हैं, यस और नो, डैम्पिंग रेशियो हम यूज में लेते हैं। तो ऑलरेडी हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं डैम्पिंग रेशियो में, क्योंकि हमारा जो अर्थक्वेक का कैलकुलेशन है उसमें हम ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि जो मेरा डैम्पिंग रेशियो है, यानी कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, वो 5% से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं हो रहा है, यस और नो। इन केस अगर उससे ज़्यादा अगर वो चीज़ें होती है तो हम इसेंट्रिसिटी यूज में ले सकते हैं कि वो कितना चेंज हो रहा है। तो आपको उस केस में क्या होगा कि इसेंट्रिसिटी आपको डेप्थ यहाँ पे देना पड़ रहा है, दिख रहा है ऑटोमेटिकली ये 5% यूज कर रहा है, 0.05, यस और नो, राइट। और हम जो कैलकुलेट करते हैं फैक्टर, जो डिजाइन हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोएफिशिएंट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम ऑलरेडी डैम्पिंग रेशियो यानी कि सेंटर ऑफ मास हम इंक्लूड करके चलते हैं। सो इसलिए यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी यूज में नहीं लेते हैं फॉर द डायरेक्शंस, ओके। क्योंकि वैल्यू हम अगर इसको यूज में लेते हैं इसका मतलब हम 2 टाइम्स वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, राइट। सो इसलिए हमें वही क्या है, डायरेक्शंस को यूज में लेना है, इसेंट्रिसिटी फॉलो करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसेंट्रिसिटी जो है क्या है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, ओके, ठीक है। तो आगे डैम्पिंग पैटर्न में इंक्लूड होगा और रिलेट करता है किससे, आपका डैम्पिंग रेशियो से। उसी की वजह से तो बिल्डिंग सेटल हो रहा है, बिल्डिंग पे मास एक्ट कर रहा है तो, और वो 5% से ज़्यादा हम कैलकुलेट करते नहीं है। और ऑलरेडी आप जब इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेप्थ ऑलरेडी 5% का शो करता ही है, ओके। तो और हम भी कैलकुलेशंस में वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर इसलिए हम यहाँ इसेंट्रिसिटी यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। सेम उसके बाद हम टॉप स्टोरी, बॉटम स्टोरी, रिस्पॉन्स रिडक्शंस फैक्टर की वैल्यू, राइट, सेस्मिक जोन आपका यहाँ पे हमने लिया था 3rd के लिए, ओके। सॉइल कंडीशंस जो था वो हमारा था 2nd सॉइल के लिए, यानी कि मीडियम सॉइल, और इम्पोर्टेंस फैक्टर और सारी चीज़ें हमारा वैल्यू सेम रहेगा। देन हम इसको ओके करेंगे और देन ओके। तो ये मेरा डेटा, यहाँ पे लोड पैटर्न्स हमने डिफाइन
कर दिया ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे यहाँ से डिफाइन के अंदर हम जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर हमारा होगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शंस, क्योंकि हम डायनामिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे डायनामिक मेथड डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस का यूज करते हैं। ओके, फाइन, और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम IS कोड सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, IS 1893/2016, और देन आपको नेक्स्ट स्टेप्स लेना है, ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, फंक्शन का नाम हम देते हैं RS, दैट इज द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शन। फंक्शंस का डैम्पिंग रेशियो जो इसेंट्रिसिटी हमने इसलिए इग्नोर किया था, सो यहाँ पे ऑलरेडी हम 0.05 यानी कि 5% हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, देन अपना पैरामीटर्स के अंदर सेस्मिक जोन जो था वो हमने कंसिडर किया था जोन 3 के लिए। सो जोन 3 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम पीरियड और एक्सेलरेशंस का ग्राफ क्रिएट कर रहा है। यस और नो, मैं यहाँ से देखना जोन फैक्टर में अगर चेंज करता हूँ तो आपके वैल्यू में चेंज आएगा। ओके, फाइन, दिख रहा है, यस और नो, वैल्यू में चेंज हो रहा है। यस सर। ओके, और इस वैल्यू में चेंज होगा तो साथ में ये जो आपका फंक्शन का जो ग्राफ है इसमें भी ऑटोमेटिकली आपका चेंज होगा। और ये जो ग्राफ है वो हमने लीनियरली एक्स और वाई डायरेक्शंस में प्लॉट किया है, दैट इज द एक्स डायरेक्शन दैट इज द टाइम पीरियड और वाई डायरेक्शन दैट इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ से हमने जोन 3 के लिए लिया था, सो जोन 3 को सेलेक्ट किया, उसका जोन फैक्टर ले लिया, इंपॉर्टेंस फैक्टर हमने 1 दिया था, आपका जो सॉइल था कंडीशंस वो आपका मीडियम सॉइल था, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू आपका 5 है, और प्लॉटिंग जो हम कर रहे हैं एक्स और वाई में लिनियरली हम दिखा रहे हैं। सो इसको हम ओके करेंगे फंक्शंस बनने के बाद। सो हमने RS जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शंस हमने क्रिएट कर दिया, देन इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके। ठीक है, नाउ डिफाइन के अंदर हम जाएंगे, डिफाइन के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडल केसेस पे, नेक्स्ट ऑप्शंस जो है हमारा मॉडल केस आ जाएगा। सो मॉडल केस पे हम जाएंगे। सो मॉडल केस के अंदर आपको यहाँ से ऐड न्यू मॉडल्स आपको बनाना है, दैट इज फॉर द मोड शेप, राइट। ये हम जो मॉडल बनाएंगे वो किसके लिए, मोड शेप के लिए, कि हमें कितने डिफ्लेक्टेड शेप शो करने हैं। सो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मोड शेप। ओके, राइट, और यहाँ पे मॉडल के सब टाइप में हम आइकन ही रखेंगे वैल्यू। ओके, और हमारा यहाँ पे मास सोर्स जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट मास सोर्स लेना है। सो हमें पहले मास सोर्स डिफाइन करना होगा। सो अभी इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम इसको चेंज करेंगे। ओके, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड शेप जो है वो आपको कितना रखना है। सो मैंने आपको बताया था कि जब हम डायनेमिक मेथड यूज करते हैं सो उस केस में क्या होता है कि आपका मास पार्टिसिपेशन फैक्टर जो है आपके स्ट्रक्चर्स पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। और वो कब होगा, जब बिल्डिंग अगर 90% जो मास है, ओके, जो आपकी ग्रेविटी लोड, जो आपका डेड लोड लाइव लोड है, उसका 90% मास जो है वो बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि लोड ट्रांसफॉर्मेशन होने चाहिए, तो ही हम अपने स्ट्रक्चर्स को बैलेंस रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं मैक्सिमम मोड शेप जो है वो मैंने 40 कर दिया, कि देखते हैं कि अपना मोड शेप के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो कितना परसेंटेज शो कर रहा है। ओके, सो मिनिमम जो मैंने रखा है 1 और मैक्सिमम जो है 40। सो कितने मोड्स पे जाके वो 90% मास को अचीव कर रहा है। सो इसको ओके करेंगे, राइट, और देन ओके। सर मैं समझा नहीं, मोड को समझा नहीं। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि एक तो बिल्डिंग आपका जोन 4th और 5th में होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल मोड शेप होना चाहिए। यस और नो, मोड शेप क्लियर है, मोड शेप का मतलब, यस और नो। नहीं वही मल्टीपल मोड शेप होने से क्या है सर, मेरे को मतलब 40 लिया था ना। मल्टीपल मोड शेप का मतलब ये है कि जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना टाइम पीरियड और एक्सेलरेशंस के बीच में, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो वो कितने टाइम के लिए आ रहा है, राइट, और वो कितने समय के लिए, और उसका रिएक्टर स्केल क्या है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बिल्डिंग
डिफ्लेक्ट करेगी, यस और नो। सो हम Yeah. क्या कर रहे हैं, हम उसी टाइम ड्यूरेशंस को ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और एस्केलेशंस को भी ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग किस किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट। और उस Okay. शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मोड शेप यूज करते हैं। ओके तो जनरली 40 यूज करेगा। नहीं नहीं, जनरली 40 तो नहीं, मैंने ये क्या है, ये वैल्यू आपको यूज करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम 20 हमने वैल्यू यूज किया, ओके, बट हमारा बिल्डिंग का जो मास है, ये जो मास पार्टिसिपेशन फैक्टर है, ये क्या हो रहा है, 90% नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है जब हमने 20 मोड यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग पूरा 90% मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यानी कि हमें उसका टाइम पीरियड को क्या करना होगा, और चेंज करना होगा। ओके, सो हमने क्या किया, उस मोड शेप को और बढ़ाया, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वापस से उसको ब्रेक करेगा और पार्ट्स में ब्रेक करेगा, क्योंकि 20 से हमने 30 बढ़ाया तो उसने क्या किया, और पार्ट्स में ब्रेक किया। सो देन हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके वो मेरा मास चेंज हो रहा है और उसका टाइमिंग रिएक्टर स्केल कितना जा रहा है। ओके, क्योंकि हर जोन का क्या है, एक फिक्स वैल्यू है कि यहाँ पे अर्थक्वेक जो है इतने ड्यूरेशंस के लिए आता है, एक एवरेज हम जो लेके चलते हैं, और इसका रिएक्टर स्केल जो होता है इतना ही होता है, यस और नो, राइट। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मास पार्टिसिपेशन फैक्टर एंड मोड शेप का यूज करते हैं, इसलिए मैंने मोड शेप डिफाइन किया है। तो इसका रेंज क्या रहता है मोड शेप का? मोड शेप का जनरली रेंज जो होता है कि आपका मतलब 20 से 40 के बीच में वो 90% मास अचीव कर लेता है। ओके, वो रिजल्ट में फिर अपने को देखने मिलता है, ठीक है। नाउ यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट डिफाइन के अंदर जाएंगे। सबसे फर्स्ट मैं मास सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ। मास सोर्स का मतलब कि जो हमारा लाइव लोड का जो क्राइटेरिया है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सो मास सोर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू मास सोर्स ऐड करेंगे, ऐड न्यू मास सोर्स, और यहाँ पे हम नाम जो देंगे लाइव लोड के लिए लम्ड मास देंगे, लम्ड मास। लाइव लोड का जो क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं उसके लिए लम्ड मास देते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मास सोर्स है, यानी कि उसमें आप कौन कौन सा मास का यूज में लेना चाहते हो, और एक आपका मास ऑप्शंस है। सो हम एलिमेंट के सेल्फ मास को हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ऑटोमेटिकली डेड लोड तो क्या करता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, और मुझे डेड लोड के ऊपर कोई भी लाइव लोड का कंडीशंस नहीं जस्टिफाई करना है। एडिशनल मास को मैं यूज कर रहा हूँ, साथ में हमने जो लोड पैटर्न्स डिफाइन किया है उसको भी हम यूज में ले रहे हैं। सेम यहाँ पे मास ऑप्शंस के अंदर इंक्लूड वर्टिकल मास पे रखेंगे, राइट, और इंक्लूड आपका लेटरल मास होगा, और लंप लेटरल मास एट स्टोरी लेवल से यहाँ पे देगा। सो डेड लोड जो होगा वो आपका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 के साथ ही रहेगा, क्योंकि हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं उसका फैक्टर वैल्यू में। नाउ पॉइंट लोड जो है उसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी आपका डेड लोड का पार्ट है। यूडीएल जो है ये भी आपका डेड लोड का पार्ट है। नाउ फ्लोर फिनिश लोड ये भी आपका डेड लोड का पार्ट है। सो इनके मास में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउ हम फ्लोर का जो लाइव लोड है, राइट, फ्लोर लाइव लोड है, उसमें हम चेंज करें कितना। सो हमने लाइव लोड कितना लिया था, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मल्टीप्लायर होगा 0.25, क्योंकि हम 25% कैलकुलेट करके चलते हैं। सो इसको मैंने ऐड किया, राइट। ये क्लियर है पैटर्न्स, यस और नो? ठीक है। नाउ इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद डिफॉल्ट मास सोर्स जो पहले से ले रखा है इसको हम चेंज करेंगे अपने लम्ड मास में, और देन इसको ओके करेंगे। फाइन। नाउ यहाँ से अगेन जाएंगे जो हमने मास सोर्स मोड शेप के लिए डिफाइन किया था। सो डिफाइन के अंदर हम जाएंगे मॉडल केस, राइट, वापस से मोड शेप को हम मॉडिफाई करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे मैंने चेंज किया तो आपका लम्ड मास में चेंज हो गया है, यस और नो, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस हम इसके अंदर जाएंगे, लोड केसेस। नेक्स्ट आपका जो होगा डिफाइन के अंदर हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शंस लोड केसेस। लोड केसेस में आप देखेंगे EQ जो लोड है आपका लीनियर स्टैटिक यूज में आ रहा, सो हमें यूज करना है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। सो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई और शो लोड केस पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, यहाँ से लीनियर स्टैटिक की जगह हम सेलेक्ट करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ओके, देन यहाँ से हम फंक्शन ऐड करेंगे। सो लोड टाइप जो होगा वो आपका एक्सीलरेशन होगा। U1 जो है ये आपका लोड नेम जो U1 है दैट इज इन द डायरेक्शन x। ओके, लोड इन द डायरेक्शन x, फोर्सेस इन द डायरेक्शन x। U2 का मतलब हो गया आपका फोर्सेस इन द डायरेक्शंस y। ओके, एंड U3 का मतलब हो गया फोर्सेस इन द डायरेक्शन z। और R1 का मतलब हो गया कि आपका रोटेशन इन डायरेक्शन x, रोटेशन इन डायरेक्शन y एंड रोटेशन इन डायरेक्शन z। सो हम x के लिए जा रहे हैं, सो U1 पे क्लिक करेंगे। हमने फंक्शंस ऑलरेडी बना रखा है, किस नाम से, RS के नाम से। यहाँ पे स्केल फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। स्केल आप नोट कर ले, मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्केल फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल I, दैट इज द इम्पोर्टेंस फैक्टर। ओके, राइट, मल्टीप्लाई विथ G, that is the acceleration due to gravity, and divided by capital R, that is the response reduction factor। ओके, ठीक है, ध्यान रहेगा फॉर्मूला। Yes. ठीक है, सो हमने I की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, One zero. 1। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। ओके, और R की वैल्यू 5। सो ये क्या है, स्केल फैक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोस्टली आपका डिपेंड करेगा इम्पोर्टेंस फैक्टर और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर पे। ठीक है, राइट। सो आई की वैल्यू अपने पास जो यूज करते हैं हम 1 यूज करते हैं, 1.2 यूज करते हैं और 1.5 यूज करते हैं। सो इन फैक्टर पे आपका वैल्यू स्केल फैक्टर डिपेंड करेगा। सो अभी इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9.81 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो इसके हिसाब से वैल्यू आएगी आपकी 0.16 into 9. 1.58. ठीक है, सो ये आपका जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 1.962, राइट, यही आ रहा। हाँ, 1.96. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को हम पुट करेंगे। (9.81 किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5, that is the 1.962। ओके, 1.962 क्लियर है। यहाँ तो स्केल फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। Yes. नाउ यहाँ पे आपको अदर पैरामीटर्स के अंदर मॉडल लोड केस के लिए आपको यूज करना है कौन सा, मोड सेप हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे मॉडल लोड केस के लिए मोड सेप लिया। मॉडल कॉम्बिनेशन जो है वो आप कौन सा लेना चाहते हैं, सो वो मैं SRSS मेथड यूज कर रहा हूँ। ये मेथड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन मेथड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। ओके, नाउ डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन जो मेथड होगा वो भी हम यूज करेंगे कौन सा, SRSS, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। देन इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। सो ये मेरा x में चेंज हो गया। नाउ y को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई शो लोड केस पे क्लिक करेंगे अगेन, और देन यहाँ से हम अगेन सेलेक्ट करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम,
फंक्शंस यहाँ से ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, वाई डायरेक्शंस के लिए, एंड देन यहाँ से आर एस फंक्शन, और जो यहाँ पे हमने वैल्यू किया था 1.962। ठीक है, नाउ सेम यहाँ से चेंज करेंगे, कॉम्बिनेशंस मेथड चेंज करेंगे, और देन हम इसको कर देंगे ओके। नाउ क्लिक ऑन द ओके। सो यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, यस और नो? नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ से लोड कॉम्बिनेशंस पे। लोड केसेस के बाद आपका नेक्स्ट जो पैटर्न्स होगा, आपका लोड कॉम्बिनेशन देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसने बना दिया है। ओके, सो आप वेरीफाई करके लोड कॉम्बिनेशंस को आप देख लेंगे ओपन करके कि अर्थक्वेक के साथ एक देख सकते हैं EQ लोड इन X बनाया, राइट? ओके, और EQ लोड इन Y आपको अगर मैनुअली खुद से अगर कॉम्बिनेशंस अगर आपको बनाना हो, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस आपका अर्थक्वेक लोड, तो सेम विंड लोड की तरह यहाँ पे भी फैक्टर यूज होते हैं। 1.5 जो होगा वो आपका यूज होगा किसके लिए, डेड लोड के लिए। ठीक है, मैनुअली खुद से करेंगे तो 1.5 जो है वो आपका यूज होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए। ठीक है, नाउ थर्ड होगा आपका 1.2 आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQ लोड इन X डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQ लोड इन Y डायरेक्शन। आप इसको नोट कर लें कि ये जो है हमारा जो है मैनुअल कॉम्बिनेशंस मेथड है। ओके, ठीक है, सो आपको मैनुअली अगर कॉम्बिनेशंस लगाना है तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। एनालाइज के अंदर जाएंगे तो एक तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस है रन एनालिसिस का। आप अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर अगर मुझे रन कराना है अर्थक्वेक लोड कंडीशंस को, सो एक ऑप्शंस आपके पास है सेट लोड केस टू रन। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे लोड यहाँ पे शो कर देंगे। यस और नो? आप चाहते हैं कि मेरा मॉडल जो है उसको रन नहीं कराना है, क्या है, मुझे मोड सेप लगाना है, डेड लोड, लाइव लोड, पॉइंट लोड, लाइव आपका ये लाइव लोड भी जो है वो मेरा पार्ट नहीं है। सो हम क्या करते हैं, मॉडल को हमने डोंट रन कर दिया, लाइव लोड जो है उसको भी हमने डोंट रन कर दिया कि ये मेरे पार्ट में नहीं है। जो जो मेरा लोडिंग कंडीशंस का पार्ट है मैंने उसको सेलेक्ट कर रखा है, राइट, और उसको मैं अप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ से रन नाउ पे क्लिक करेंगे। एनालिसिस हो गया। नाउ अभी जो डिस्प्लेसमेंट जो दिखा रहा है सेम आपका किसकी वजह से दिखा रहा है, ये आपका डेड लोड की वजह से दिखा रहा है। सो नाउ यहाँ से डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। ओके, ये आपको अर्थक्वेक का जो डेटा है बहुत अच्छे तरीके से देता है। नाउ डिफॉर्म शेप अगर देखना है किसकी वजह से देखना है, मुझे यहाँ से लोडिंग चेंज करके देखना है अर्थक्वेक लोड इन X डायरेक्शंस की वजह से, और देन मैंने इसको अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं X डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट किया, और सेम अगर मुझे Y में देखना है तो मैं यहाँ से Y में भी देख सकता हूँ। ठीक है, नाउ हमने मोड शेप डिफाइन किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मोड यहाँ पे आ रहा है, राइट, और आपको मोड शेप 1 की वजह से अगर आपको देख रहे हैं, राइट, सो हम अप्लाई करेंगे। ओके, मोड शेप 1 की वजह से दिखेगा, राइट, और देन यहाँ से मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, मोड नंबर 10, देन अप्लाई। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा ना? वो परसेंटेज कैसे पता चलेगा कि ये 90% है अपने लोड को वो हमें टेबल से मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोड 10 का टाइम पीरियड वैल्यू भी शो कर रहा है ऊपर में, राइट। अगर ये 5 के लिए हम देखते हैं अप्लाई करेंगे तो ये आपको 5 का देख सकते हैं टाइम पीरियड कैसा है और मॉडल किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। 6 के लिए जाएंगे तो यहाँ से 6 का देख सकते हैं
अप्लाई। सो 1 by 1 ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ 12। ओके, सबसे ज्यादा डिफॉल्ट मार्क्स में 5 नहीं दिखा रहा है। क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा डिफॉल्ट मार्क्स में 5 नहीं दिखाया जाता। वहाँ तो वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो 5 मोड में किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका रिएक्टर स्केल क्या है कि टाइम पीरियड के हिसाब से रिएक्टर स्केल में चेंजेस होगा। वो हमें टेबल जो फंक्शंस का जो टेबल बनाया था ना वहाँ पे शो करेगा। अब जैसे मॉडल नंबर मैं 2 के लिए देखता हूँ। पहले आप देख सकते हैं 2 में दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड आपको दिख रहा है 0.386। सो नो, सो ये बिल्डिंग क्या है, टॉर्जनल टाइप में डिफ्लेक्ट हो रही है। आपको अगर एनिमेशंस में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि ये बिल्डिंग डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, क्योंकि ऐसे तो बस बिल्डिंग घूम रही है, बट ये डिफ्लेक्ट होगी किस मोड में वो आपको एनिमेशन दिख रहा है। ओरिजिनल फॉर्म में डिफ्लेक्ट हो रही है। यस और नो, राइट। सेम हम 3 के लिए जा रहे हैं और अप्लाई करते हैं। दिख रहा है 3 में आपका टाइम पीरियड चेंज हुआ। यस और नो, हेलो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो डेटा हमें देखना है, सो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट। ओके, स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट पे जाएंगे तो ये आपको हर एक चीज़ ग्राफ फॉर्म में शो करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट देखना है, राइट, और किसकी वजह से देखना है, मुझे अर्थक्वेक लोड इन एक्स की वजह से दिखना है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ है, और इसकी अगर वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से शो टेबल पे क्लिक करेंगे एंड देन फॉर्मेटेड पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस का जो डिफ्लेक्टेड से जो मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू दिखा रहा है हर स्टोरी का। ठीक है, सेम यहाँ से हम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर मुझे स्टोरी ड्रिफ्ट देखना है, राइट, एक्स की वजह से, वाई की वजह से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ टेबल फॉर्म में यहाँ से फॉर्मेटेड पे क्लिक करेंगे और ये टेबल फॉर्म में आपको दिखेगा स्टोरी ड्रिफ्ट एक्स और वाई का। सेम जब यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरी शेयर, दैट इज द बेस शेयर। सो ये आपका बेस शेयर का डायग्राम है। ओके, और ये बेस शेयर का आपका टेबल यहाँ पे जो हम बेस शेयर कैलकुलेट करना है वीबी, राइट, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा ये वाई डायरेक्शंस में, क्योंकि हम वाई डायरेक्शंस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका सारा जो है आपको स्टोरी स्टिफनेस देखनी है तो यहाँ से आपको टेबल और डायग्राम दोनों दिख जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ से डिस्प्ले के अंदर ही, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो टेबल्स, कि आपको टेबल्स फॉर्म में क्या क्या आपको दिखाना है। ओके, सो एनालिसिस डेटा हमें दिखाना है। सो जॉइंट्स में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। सो यहाँ से स्ट्रक्चर डेटा में देखते हैं मॉडल इन्फॉर्मेशंस। ओके, मॉडल इन्फॉर्मेशंस के अंदर आपके पास वैरायटी ऑफ टेबल्स बने हुए, मुझे सारे टेबल्स चाहिए मॉडल इन्फॉर्मेशंस। ओके, एंड देन क्लिक किया ओके। सो आप देख सकते हैं सारा टेबल्स यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दिया। ये मॉडल डायरेक्शनल फैक्टर्स का टेबल है। ओके, राइट, सो डिफरेंट जो हमने मोड से 40 मोड लिए हैं, यहाँ पे 40 मोड दिखा रहा। ओके, उसका टाइम पीरियड भी दिखा रहा है, और आपके एक्स में, वाई में और जेड में लोडिंग कैसे आ रहा है, रोटेशंस कैसे आ रहा है वो दिखेगा। ये आपका मॉडल लोड पार्टिसिपेशंस रेशियो है, दिख रहा है आपको। मोड शेप की वजह से कितना जा रहा है, 99% डायनेमिक में। यस और नो, जो आपका जो वर्टिकल जो मास क्या है जेड है वो आपका कितना है, 99% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस और नो, क्योंकि हमने क्या है अर्थक्वेक में सेफ है, जो जोन के अर्थक्वेक साइकिल जब आप डिजाइन करेंगे तो आपको तो होता क्या है कि जैसे हमने 40 मोड लिया ना, तो अब इसमें जैसे आपके 99% आपका रिजल्ट आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, मोड को और कम करेंगे।
ठीक है, हाँ। फिर हम वेरीफाई करेंगे अगेन, क्योंकि अच्छा। आपको एटलीस्ट आप क्या चाहते हैं कि आपका जो डेटा हो इकोनॉमिकल हो, यस और नो, और एक्यूरेट डेटा आपको अगर देखना है, क्योंकि इस केस में फिर क्या होगा कि वो रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा देगा। ठीक है, यस सर। सो आप चेक करना चाहते हैं रिजल्ट, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे दोनों के रेनफोर्समेंट में क्या चेंजेस आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा समराइज टेबल्स आपको ये मोड सेप की वजह से आपको बना के दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर्स। ओके, और इस टेबल को आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इस टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंट टेबल राइट टू एक्सेल्स। ओके, सेव ऑल द टेबल फॉर्मेट्स टू द टेबल फॉर्मेट्स फाइल। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑल द टेबल टू द एक्सेल्स। सो यहाँ से पूरा का पूरा टेबल को हम एक्सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल्स में कन्वर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका जो डेटा है मॉडल टाइम पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी का डेटा है। ओके, साइकिल्स पर सेकेंड्स में, और सर्कुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज द रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आइगन वैल्यू भी आपको शो कर रहा है, सारी चीज़ें आपके डिफरेंट मोड शेप के हिसाब से आपको ये वैल्यू शो करता है। सो ये डिटेल्स में आपको डेटा देता है, आप इसके बेसिस पे आप खुद से भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डेटा है आपका किसकी वजह से, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मॉडल इन्फॉर्मेशन से, आपके अलग अलग मोड शेप की वजह से एक्स में और वाई में दोनों में आपका इंफॉर्मेशंस डेटा है।